चलो तुम भीम पद पर, चलो तुम भीम पद पर, जहाँ रोए मेरे बाबा बिलख कर, कि तोड़ेगे मनुवाद, कि तोड़ेगे मनुवाद हम एक साथ आकर। चलो तुम भीम पद पर, जहाँ रोए मेरे बाबा बिलख कर। जी हाँ दोस्तों, ये वही पद है जहाँ पर हमारे बाबा साहब चिल्ला चिल्ला कर रोए थे अपने समाज के लिए। उसी संकल्प उत्सव की आज बात आपके पास लेके आया हूँ। भव्य भीम संकल्प उत्सव पूरे भारत देश के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर मनाया जाता है। वो भीम संकल्प उत्सव हमारी संकल्प नगरी सयाजी नगरी बड़ौदा जिले के गुजरात में मनाई जाती है। पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुजरात के इस संकल्प नगरी बड़ौदा जिले में मनाई जाती है। और जितने भी लोग इस संकल्प उत्सव में आते हैं उसे हम हार्दिक आमंत्रित करते हैं। और जो लोग इस संकल्प उत्सव के अंदर आ रहे उनको कोई गाड़ी की व्यवस्था चाहे, रहने की व्यवस्था चाहिए, अन्य कोई भी व्यवस्था चाहे, हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप हमसे कुछ भी व्यवस्था के लिए मांग कर सकते हैं। आपकी सभी व्यवस्था हो जाएगी, खाने की, रहने की, गाड़ी की। और आगे कहीं भी आपको प्रवास करना हो तो वहाँ की भी व्यवस्था हम लोग यहाँ से कर दिएगी। इसलिए हम आपको भीम संकल्प उत्सव में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आमंत्रित करते हैं। आप आइए और आगे भीम आर्यभात एकता मिशन द्वारा भव्य भीम भोजन का आयोजन किया हुआ है संकल्प नगरी सयाजी गार्डन गेट नंबर 2 के पास, जहां लाखों अनुयायी आते हैं संकल्प उत्सव में। उसके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भीम आर्मी भारत एकता मिशन संकल्प नगरी टीम के द्वारा की गई हुई है। तो आप सभी भी आइए और इस भीम भोजन का लाभ लीजिए। और अगर आप लोग इस भीम भोजन में हमें योगदान करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन नंबर अपनी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका प्रयोग करें। और हमारा QR कोड भी आ रहा है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस भीम भोजन के अंदर अपना योगदान कर सकते हैं। आप अपना योगदान हमें आटा, चावल, तेल, दाल इत्यादि देकर भी कर सकते हैं। आप हमें कैश पेमेंट भी कर सकते हो। और अगर आप श्रमदान करना चाहते हो तो आप हमारे संकल्प जो भीम संकल्प कमेटी टीम है उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हो और इस व्यवस्था में आप हमें श्रमदान भी कर सकते हो। तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं भव्य भीम संकल्प उत्सव में। अभी जिस लोगों को मालूम नहीं है कि संकल्प उत्सव क्या है उसके लिए मैं ये बात वीडियो आगे ले जाता हूं। और जिसको मालूम है कि संकल्प उत्सव क्या है तो वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकता है। ये नए लोगों के लिए जिसको मालूम नहीं है कि संकल्प क्या है, तो संकल्प की बात करते हैं। हमारे बाबा साहब सर सयाजी गार्डन के अंदर, जब उसका नाम कमाटी गार्डन कहा जाता था, उस कमाटी गार्डन के अंदर एक पेड़ के पास पेड़ पकड़ के चिल्लाकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे कि उस समय के वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे। और वो अज्ञानी लोग जो धोती और गौमूत्र छाट के घूम रहे थे। हमारे बाबा साहब इतने सुंदर थे, सूट बूट टाई पहनते थे। और वो लोग जो गोमूत्र छटक कर वो बाबा साहब से घृणा करते थे। बाबा साहब के पास कोई आता नहीं था, ऐसी ये घटना थी। तो दोस्तों, सर सयाजी राव ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को शिष्यवृत्ति फ़ी दी थी। बाबा साहब विदेश पढ़ना जाना चाहते थे। विदेश पढ़ने के और सर सयाजी राव ने शर्त रखी थी, अगर तुम विदेश से पढ़कर आओ तो हमारे यहाँ 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। हमारे सर सयाजी राव गायकवाड़ बहुत बुद्धिशाली थे और बहुत ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति अगर मेरे राज्य के अंदर 10 साल तक रहेगा तो जितने भी कामचोर लोग हैं, जितने भी अज्ञानी लोग हैं, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, इसको देखकर ज्ञानवान हो जाएगी और सोचेंगे कि हमें भी इसके जैसा बनना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सर सयाजी राव ने 10 साल के लिए नौकरी के लिए कहा था। और बाबा साहब जब अपनी विदेश पढ़ाई पूरी कर वापस मुंबई आए और जैसे उनको भाई कभी मुझे सर सयाजी राव ने जिस तरह मुझे शिक्षावृत्ति फ़ी दी थी तो मुझे मेरा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। वो मुंबई से बड़ौदा आए तो बाबा साहब ने पत्र लिखा था कि भाई मैं यहाँ पर नौकरी के लिए आ रहा हूँ। तो सर सयाजी राव जी की ऑफिस से पत्र आया था कि भाई आपको स्टेशन पे लेने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, आपकी रहने खाने की व्यवस्था सब कुछ हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ सेना सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो ना कोई वहाँ पर घोड़ा गाड़ी उन्हें लेने आई, ना ही कोई व्यक्ति उन्हें लेने आया। बाबा साहब ने सोचा कि मेरा पत्र शायद नहीं मिला होगा, इसलिए वो हमारे पास हमें लेने नहीं आए होंगे।
तो बाबा साहब आजू बाजू में होटल में संपर्क करते हैं, होटल में जाते हैं, अपना नाम रजिस्टर में लिखाते हैं और जैसे पता चलता है कि बाबा साहब मार है तो होटल वाला उसे रूम देने के लिए मना कर देता है। कभी हम आपको रूम नहीं देंगे, अगर आप रुकोगे तो हमारे दूसरे कस्टमर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसे बाबा साहब बहुत सारे होटल पे घूमते हैं, सब जगह पर जात की वजह से उन्हें रूम नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक पारसीवाड़ा था जिसे आज कल्याण नगर के अंदर था, वो पारसीवाड़ा, वहाँ पर बाबा साहब जाते हैं और वो पारसी भी बहुत दिनों से उसके वहाँ कोई कस्टमर नहीं था, यानी वो भी बेकार बैठा हुआ था। तो बाबा साहब को पारसी ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर रूम दे सकता हूँ, लेकिन तुम अपना नाम यहाँ पर बदल कर रह सकते हो, तुम्हारी जो सरनेम है तुम्हें पारसी लिखवानी पड़ेगी। तो ऐसा करके बाबा साहब कहे ठीक है चलो, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो मुझे सर सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ से रूम की व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ पर नाम बदल के बाबा साहब रहने लगे और अपनी जहाँ पे जॉब थी, जहाँ बाबा साहब की जो नौकरी थी, वो आज हम उसे कोठी कचेरी कहते हैं, वहाँ पर आज भी बाबा साहब का वो ऑफिस है जो अम्बेडकर वाले के पास चाबी है उसकी, आप लोग भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो बाबा साहब जब अपने ऑफिस में पहुँचते हैं तो लोग इधर उधर भागने लगते, जैसे शेर को देख के भेड़ बकरियाँ भागती है, सुअर भागते हैं, ऐसे ही बाबा साहब को देखकर ये जातिवादी कीड़े भागने लगे इधर उधर। बाबा साहब सोच रहे हैं क्या हो रहा है, सब लोग कालीन खींच रहे हैं कि भाई हमें कालीन में पैरना पड़ेगा, कालीन दूषित हो जाएगी, हमें छू लेकर हम दूषित हो जाएंगे, सब ऐसा कर रहे थे। और बाबा साहब की बराबरी करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये लोग कुछ कर सकते थे, सिर्फ जातिवादी कर सकते थे, क्योंकि ये कीड़े जातिवादी ही करते और कुछ कर सकते नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी बाबा साहब की बराबरी नहीं कर सकते थे। तो ये लोग ने ऐसे बाबा साहब को प्रताड़ना शुरू कर दिया कि भाई एक अछूत हमारे पे आकर राज करेगा, हमारा सांप बन जाएगा, ये हमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब की बराबरी वो पढ़ लिख कर नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो लोग ये चाहते थे कि हमसे बड़ा अफसर हमारे पे कोई ना होना चाहिए और अछूत तो कभी नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब इतना पढ़ लिख गए थे कि इनकी औकात नहीं थी कि बाबा साहब के सर पे लोग बैठ पाए। तो जैसे चपरासी के पास पानी मांगता है, चपरासी पानी नहीं देता है, फाइल मांगता है, फाइल फेंक कर देता है। और लोग जब भी बाबा साहब ऑफिस के आजू बाजू निकलते तो लोग मुंह पे रुमाल ऐसे रख देते कि भाई उसका स्वास्थ्य हम तक ना पहुँचे, हमारी परछाई उसकी अपना। और लोग आजू बाजू गोमूत्र छिड़कते रहते और बाबा साहब को गलत टोन मारते रहते थे। बाबा साहब ने सर सयाजीराव को भी पत्र लिखा और कहा कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसे प्रताड़ना कर रहे हैं और मुझे यहीं कहाँ रूम की व्यवस्था नहीं मिल रही है। मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो लोग मुझे लाइब्रेरी में बैठने नहीं देते, मैं कैंटीन में जाता हूँ तो कोई मुझे खाना नहीं दे रहा है, मेरी यहाँ हालत बहुत ख़राब है, आप कुछ मदद करें। लेकिन सर सयाजीराव भी बहुत मजबूर थे इन मनुवादियों के, क्योंकि चारों तरफ पूरे के पूरे मनुवादी सब जातिवादी लोग थे, सारे के सारे जातिवादी एक हो गए थे। और जो हमारा समाज था, जो यहाँ पर हमारा समाज था, वहाँ पर बाबा साहब रह नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा साहब जानते थे अगर मैं मेरे समाज के पास गया तो मेरे समाज के लोगों को भी वो प्रताड़ित करेंगे, इसलिए बाबा साहब वहीं रहना चाहते थे। तो बाबा साहब ने कुछ दिनों तक रहा, लेकिन उन मनुवादियों ने इतना प्रताड़ना कर दिया बाबा साहब को, इतना हैरान परेशान कर दिया। और जब फिर भी बाबा साहब रहने लगे तो उन लोगों ने पारसीवाड़े में गए और पारसी लोगों को उपसाया कि भाई तुम अम्बेडकर एक अछूत तुम्हारे पारसीवाड़े में रह रहा है, उसे निकालिए, वरना तुम्हारा पूरा पारसीवाड़ा अशुद्ध हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इस अम्बेडकर को आपके यहाँ से निकालिए। और सभी पारसियों ने इकट्ठा होकर बाबा साहब को वो लाठी डंडे लेकर बाबा साहब के रूम तक पहुँच गए और बाबा साहब की हत्या करने की कोशिश कर दी पारसियों ने। और जब बाबा साहब ने पारसियों से विनती की कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं रूम खाली कर दूंगा, और बाबा साहब को वो लोग माने नहीं और बोले तुम्हें अभी का अभी खाली करना पड़ेगा। फिर बाबा साहब ने सर सयाजीराव से मिले और कहा कि यहाँ मेरी रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, मेरी यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, यहाँ मेरी कोई भी व्यवस्था नहीं, और आप मुझे यहाँ से अपने जो ऋण से मुक्त करें और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब सर सयाजीराव समझ गए थे कि अब इसको यहाँ ज़्यादा देर रखना अच्छी बात नहीं, वरना इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि जातिवादी कीड़े इनको मारने पे उतारा हो गए थे। वो चाहते थे कि बाबा साहब का खून हो जाए, मर्डर हो जाए, ताकि ये पढ़ा लिखा इंसान किसी दलित और आगे ना बढ़े। इसीलिए वो लोग चाहते थे, इसलिए सर सयाजीराव ने चाहा कि भाई इसको मुक्त करना ही सही रहेगा। तो हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। और जब बाबा साहब
पैलेस से जाने के लिए निकले तो रास्ते में चलते चलते वो बहुत सोच रहे थे कि विश्व का मैं सबसे पढ़ा लिखा इंसान, मेरे पास 32 डिग्रियाँ है, 9 भाषा का जानकार हूँ, मेरे जितना वर्ल्ड के अंदर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। मैं सूट बूट टाई पहनकर घूम रहा हूँ, ये धोती जब्बा पहनकर गाय का मूत्र छटक कर बदबूदार लोग मुझसे घृणा करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि इस देश का दलित पढ़ लिख कर इनका सांप बने, तो इसीलिए ये लोग मुझसे प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझसे इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं, तो मेरा समाज जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, जो अपने हक अधिकार भी मांग नहीं सकता है, जो डर के माहौल में बैठा है, उसकी क्या हालत होगी। जब मैं इतना शिक्षित हूँ, मैं कायदे के जानकार हूँ, फिर भी जो मेरी ऐसी हालत है, तो जो मेरा अशिक्षित समाज है, जो डरा हुआ बैठा है, उसकी क्या हालत होगी। तो बाबा साहब उस बरगद के पेड़ के आके बैठ के इतना सोचते हैं, फिर खड़ा होकर चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं उस बरगद का पेड़ पकड़ कर और रोते हैं और वहाँ पर संकल्प लेते हैं कि मैं इस भारत के सभी हक वंचित समाज को, यानी इस देश की बहन बेटियाँ, इस देश के सभी पुरुष, कोई अनुसूचित या शेड्यूल कास्ट का नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, सभी के सभी को, सभी हक वंचित समाज को मैं वो सारे हक अधिकार दूंगा जिससे वो अपने हक अधिकार से वंचित है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर ने संकल्प लिया और बाबा साहब ने संकल्प पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि उनके बच्चे बिना दवाई के मर गए। उनके बच्चे बिना दवाई के मर गई, माता रमाई बिना दवाई के मर गई। जब उनका बेटा राजरत्न, जब उनका आखिरी संतान राजरत्न मरा तो बाबा साहब के पास 2 मीटर कफन नहीं था उसे पहनाने के लिए, क्योंकि वो हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे। बाबा साहब चाहते थे कि हमें सारे हक अधिकार मिले, तो इसीलिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत की और हमें 1950 में जब संविधान मिला उसके अंदर हमें सारे हक अधिकार मिले, हमारी बहन बेटियों का अधिकार मिले। जिस बहन को अपना पति चुनने का अधिकार नहीं था उस संविधान के पति चुनने का अधिकार मिला। जिस बहन को अपने पिता के प्रॉपर्टी में भाग नहीं था वो भाग का अधिकार मिला। जिस बहन को पति छोड़ देता उसकी शादी का अधिकार नहीं था उसको दूसरी शादी का अधिकार मिला। जिस बहन बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उसको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। इस देश के आदिवासी, दलित, मुस्लिम और सभी बहुसंख्यक लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों को अपने हक अधिकार मिले। और बाबा साहब ने कहा था मेरे दलित समाज से, मेरे आदिवासी समाज से और मेरे OBC समाज से, जो शूद्र अति शूद्र है, उन सभी से कहा था कि जब आप लोग पढ़ लिख जाओ तो ये मिशन चलाना आपका काम है। इस मिशन को आपको चलाना है, क्योंकि आपके हक अधिकार मैं जीवित हूँ तब तक है, फिर मेरे मरने के बाद ये मिशन आपको चलाना है। लेकिन आप लोग ने क्या किया? आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, कलेक्टर कमिश्नर बने, मंत्री MLA बने, सांसद बने, लेकिन आप लोग ये सब बनने के बाद दलाल बन गए, तलवे चाट बन गए। आपने मिशन नहीं चलाया, आपने उन लोगों को चलाया जो लोग आप पे प्रताड़ना करते, जो आप पे जुल्म सितम अत्याचार करते हैं। हम लोगों ने उनकी तिजोरियां भरी, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार किए, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। जो हमारे भाई बहन को आज भी पानी का मटका छूने से मारते हैं, हम लोगों ने उनके आगे बढ़ाया, उनकी तिजोरियां भरी। जो लोग आज हमारे हक अधिकार मार रहे हैं, जो हमारे स्कूलें बंद कर रहे हैं, हम लोगों ने उनको मजबूत किया। जो आज हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हम लोग ने उनको मजबूत किया। जो हमारी सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, हम लोग ने उनको मजबूत किया। जो लोग आज भी हमारी बहन बेटियों पर जुल्म सितम अत्याचार करते हैं, हमारे बच्चों को जुल्म सितम अत्याचार करते हैं, हम लोगों ने उसे मजबूत किया। जो हमारे परिवार को असुरक्षा का भाव कराते हैं, हमारे परिवार को प्रताड़ना करते हैं, हम लोग ने उसको मजबूत किया। हम लोग ने हमारे समाज को मजबूत नहीं किया। हमने गली गली संगठन बना ली, हमने गली गली पार्टियां बना ली। बाबा साहब ने कहा था तुम्हें संगठन नहीं बनाना है, तुम्हें संगठित होना है। लेकिन हम लोग लालचू लोभी लोग, हमने संगठन बना लिए, हमने पार्टियां बना ली, हमने बाबा साहब का मिशन नहीं चलाया। इसीलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे बाबा साहब ने, उसका आखिरी संदेश था कि इस तंबू का बम्बू मुझे चाहिए, यानी मिशन चलाने वाले लोग मुझे चाहिए। अगर भले आप लोग मिशन नहीं चला पाते हो, भले आप लोग मिशन नहीं चला पाते, आप सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी आप
किसी ऐसा व्यवसाय में हो जिससे आप नहीं, तो आप लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं उस लोगों को जो सामाजिक काम कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज बहुत आगे निकल गया है। एक समाज इतना आगे निकल गया है, लेकिन एक समाज हाल में झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसको एक टाइम का खाने के वांधे पड़ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके पास भी कुछ नहीं जो आपके अधिकार के लड़ रहे हैं। आप सोचिए, आज आपके पास सारे अधिकार, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के पास नहीं होंगे। अगर वो अधिकार बचाने हैं तो आज आपको तैयार होना पड़ेगा। आज आपको उस सामाजिक कार्यकर्ता को मदद करनी पड़ेगी, उसकी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। तो आप सभी सक्षम लोगों से, IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चपरासी, सभी लोगों से कहता हूँ कुछ ना कुछ दान करें। इस सामाजिक कार्यकर्ता को जो सच्ची मूवमेंट चलाता है, कोई दलाल को आप मदद ना करें, लेकिन जो सच्ची मूवमेंट चलाता है उसे मदद करें, तब ये मिशन आगे बढ़ेगा। वरना दोस्तों ये मिशन आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमारा बाबा साहब का जो मिशन था माननीय काशीराम साहब ने चलाया, बहन जी ने चलाया, और अभी हाल में चंद्रशेखर भाई आज़ाद चलाते और हम उनके नेतृत्व में वडोदरा में चलाते हैं। और हमारे समाज पर जहाँ कहीं भी जुल्म सितम अत्याचार होता है वहाँ पर जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इस संकल्प उत्सव में आइए और भीम आर्मी के हाथ मजबूत कीजिए। आपसे जो भी बन पड़ता है भव्य भीम संकल्प उत्सव के अंदर हमें योगदान करें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात।